हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने जो लॉ दिया था, प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ के बेसिस पर पूरे स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन हो गई थी कि स्पेक्ट्रम का लोअर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या, क्लासिकल फिजिक्स से जब लोग ट्राई कर रहे थे ना, तो क्लासिकल फिजिक्स से जब लोग ट्राई कर रहे थे तो वो लोग इस तरीके से मतलब वहाँ पे उन लोगों ने जब एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वीन्स ने जब ट्राई किया ना, तो वो हाइयर फ्रीक्वेंसी के लिए ही एक्सप्लेन कर पाए, और रेले जीन्स ने ट्राई किया तो वो लो फ्रीक्वेंसी डोमेन को ही एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन कंप्लीट डोमेन को, मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसमें कंप्लीट डोमेन में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ ब्लैक बॉडी का, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिला था ना, उसको एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई थी। क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पर इन दो लोगों ने जो ट्राई किया, मतलब दो लॉ जो आए, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। ये समझ लो आप कि क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर कि प्लांक का एक अजम्पशन कह सकते हो आप इसको, कि प्लांक ने अज्यूम किया, ये स्टेटमेंट प्लांक का था कि आप ऐसा करो, जो एनर्जी ऑसिलेटर की आप कंसिडर कर रहे हो ना, उस एनर्जी को आप लोग डिस्क्रीट कंसिडर कर लो। तो डिस्क्रीट कंसिडर करके उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी, ठीक है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं, देखो एक्चुअली इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्लांक ने ऐसा क्यों लिया, ठीक है। एक्चुअली ये एक कोइंसिडेंस आप कह सकते हो, एक कोइंसिडेंस था कि प्लांक के माइंड में इस तरीके से आया। एक्चुअली प्लांक क्या एक बहुत शार्प मैथमेटिशियन थे, तो हमने आपको बताया जो स्टोरी कि रेले जीन्स की जो वीन्स उसके बाद ऊपर ट्राई कर रहे थे, तो हेनरी रूबेन प्लांक का दोस्त था, तो उसने उसके बारे में बताया कि वीन्स ने इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया। तो वीन के फॉर्मूले को जस्ट उन्होंने मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड कर इस तरीके से कर दिया कि उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट ही ले आए, मतलब न्यू कंसेप्ट ही इंट्रोड्यूस कर दिया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, ओके। तो मैक्स प्लांक ने क्या बोला था कि ब्लैक बॉडी की दीवारों में जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि ब्लैक बॉडी को जब हीट करते हैं तो वहाँ से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो सब ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने से वो ऑसिलेट होते हैं। तो ऑसिलेट से जो ऊर्जा जो एनर्जी जो रेडिएट होती है ना, तो वो एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज फॉर्म में रेडिएट होती है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। जैसे ये सोच लो कि यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो एनर्जी जब ब्लैक बॉडी की दीवार से रेडिएट होगी तो फर्स्ट टाइम एक पल इस तरीके से, एक पल्स की फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पैकेट की फॉर्म में। एक पैकेट यहाँ से निकला, फिर दूसरा पैकेट निकला, फिर तीसरा पैकेट निकला, फिर चौथा पैकेट निकला। तो इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म निकलती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, मतलब कुछ एनर्जी की वैल्यू, सभी एनर्जी, जैसे मैथमेटिकली एनर्जी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो सभी एनर्जी की वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड होती हैं। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ, मतलब प्लांक का जो कॉन्सेप्ट था, प्लांक्स कॉन्सेप्ट, तो प्लांक्स कॉन्सेप्ट जो था उसमें एनर्जी जो होती है ना वो क्वांटाइज होती है। ब्लैक बॉडी के ऑसिलेटर से जो ऊर्जा का रेडिएशन होता है वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है, E = Nhν, ठीक है। यहाँ पे Hν क्या है, 1 क्वांटा की एनर्जी है, और N इज द नंबर ऑफ क्वांटाज, ओके, N इज द नंबर ऑफ क्वांटाज। इसके बाद में क्या हुआ, प्लांक ने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, तो फिर प्लांक ने इस तरीके से, पता है प्लांक का स्टेटमेंट देखो, प्लांक का स्टेटमेंट आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि प्लांक का स्टेटमेंट ये था कि ब्लैक बॉडी की दीवारों से जो एनर्जी निकल रही है, ब्लैक बॉडी की, जैसे ये दीवार हो गई, मान लो ये एक कंप्लीट एक क्लोज ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। एक चीज आप याद रखो हमेशा, ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया था ना आपका, कि ब्लैक बॉडी का मतलब शेप किसी भी टाइप का हो, कोई भी शेप हो, मतलब एक क्लोज अगर आपने कैविटी ले ली तो इस क्लोज कैविटी का शेप, चाहे आप रेक्टेंगुलर ले लो, चाहे आप स्पेरिकल ले लो, तो किसी भी शेप में आप ले लो, लेकिन ये क्लोज इस तरीके से आपने ले लिया ना, तो आप इसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। कि ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है ना वो एक्चुअली ब्लैक बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। और ब्लैक बॉडी का जो आप बोल सकते हो केमिकल जो कंटेंट है इसका, ओके,
तो केमिकल जो कंपोजिशन है, ऐसे बोल सकते हो केमिकल कंपोजिशन जो है, जिन चीज़ों से ये दीवार बनी हुई है, मतलब ये किसी मेटल का बना हुआ है या डिफरेंट मेटल का बना हुआ है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी, चाहे आप किसी भी मेटल का ले लो, चाहे आप कैसी भी शेप का ले लो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस डिपेंड इस बात पे करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर रेडिएशंस यहाँ से इमिट होती है, ठीक है। तो प्लांक का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यहाँ से जो दीवारों से जो ऑसिलेटर से जो एनर्जी यहाँ पे निकलेगी ना, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे जो एनर्जी निकलेगी ना, तो वो एनर्जी NH की फॉर्म में निकलती है, और जिसमें एक H जो होगा वो एक फोटोन, या फिर आप बोल सकते थे वो फोटोन तो बाद में नाम दिया गया, तो आप स्टार्टिंग में इसका नाम क्वांटा ही रखा गया था, ठीक है। तो एक क्वांटा की मतलब ये जो है वो एक क्वांटा है, तो क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी निकलती है, पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है कि एक देखो इस तरीके से ऐसे निकलेगी एनर्जी कि यहाँ से एक क्वांटा ऐसे निकला, फिर उसके बाद ये क्वांटा यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फिर दूसरा क्वांटा निकलेगा, फिर तीसरा क्वांटा निकलेगा, तो इस तरीके से क्वांटाज मतलब पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी यहाँ से बाहर निकलेगी। इस तरीके से एक पैकेट निकला, फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, इस तरीके से मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं निकलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से एनर्जी नहीं निकलेगी कि कंटिन्यूसली रेडिएट हो रही है दीवारों से, तो दीवारों से एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट नहीं होगी, बल्कि ऐसे क्वांटाइज फॉर्म में रेडिएट होगी, ठीक है। उसके बाद में उसने बोला, देखो कंप्लीट स्टेटमेंट ये था कि एनर्जी जब उत्सर्जित होती है तो वो क्वांटाइज फॉर्म में होती है। ऑसिलेटर से जो एनर्जी उत्सर्जित होगी, या दीवारों में ऑसिलेटर से ना, तो ऑसिलेटर से जो एनर्जी उत्सर्जित होगी वो क्वांटाइज फॉर्म में होगी, लेकिन बाद में वो एनर्जी जो होती है, एनर्जी का जो फ्लो होगा, जब यहाँ से तो उत्सर्जित होने टाइम पे ये क्वांटाइज हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी तो बाद में एनर्जी का जो फ्लो होगा यहाँ पर वो कंटिन्यूसली होगा, ठीक है। एनर्जी का फ्लो डिस्क्रीट नहीं होगा, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट पता है क्या था? उनका स्टेटमेंट यही था कि ऑसिलेटर से जब एनर्जी उत्सर्जित होती है वो क्वांटाइज होती है, लेकिन बाद में उसका फ्लो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर से उत्सर्जित एनर्जी क्वांटाइज होती है, बाद में उसका फ्लो कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्लो होता है, मतलब लाइट जो ऐसा समझ सकते हो कि एक बार जैसे बॉडी से एनर्जी यहाँ से निकल गई, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल गई, तो जब एनर्जी यहाँ से इस तरीके उत्सर्जित हुई तो वो क्वांटाइज फॉर्म में हुई, लेकिन जब यहाँ से एनर्जी का फ्लो होने लगा बाहर की तरफ तो वो कंटिन्यूसली मैनर में हुआ। तो ऐसा प्लांक ने बोला, ठीक है। तो लेकिन पता है आइंस्टीन ने इस को ही मॉडिफाइड कर दिया था। आइंस्टीन ने बोला नहीं, आप जो बोल रहे हो वो ऐसा एग्जैक्ट, मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि एनर्जी का फ्लो बाद में कंटिन्यूस होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर वो बोल रहे थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स उस टाइम पे यही कहती थी कि एनर्जी कंटिन्यूस है, ठीक है। ऐसा वो लोग बोल रहे थे, लेकिन फॉर्मूले को सेटअप करने के लिए उन्हें बोलना पड़ा कि ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यहाँ से जो ऑसिलेटर से जो एनर्जी निकलेगी वो तो क्वांटाइज है, लेकिन जब एनर्जी बाद में निकल करके बाद में जब फ्लो करेगी आगे एक जगह से दूसरी जगह जाएगी वो कंटिन्यूसली फॉर्म में जाएगी, मतलब एक बोल सकते हो आप कि लगातार जाएगी, टूट टूट के पैकेट्स में नहीं जाएगी। लेकिन पता है उसके बाद में आइंस्टीन ने इसको मॉडिफाइड किया। आइंस्टीन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, आप जो है ना वो ऐसे नहीं कह सकते कि एनर्जी बाद में कंटिन्यूसली फ्लो करेगी आप। तो फिर आइंस्टीन ने ये बोला कि एनर्जी बाद में कंटिन्यूस फ्लो नहीं करेगी, एनर्जी बाद में भी पार्टिकल से ही मिलकर बनी रहेगी, एनर्जी बाद में भी पैकेट्स के फॉर्म में ही रहेगी। ऑसिलेटर से निकलने के बाद तो पैकेट्स की फॉर्म में है, ये तो इन्होंने बोल दिया। उसके बाद में एनर्जी का जब फ्लो होगा ना वो भी पैकेट्स के फॉर्म में लगेगा, मतलब रेडिएशन हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ही रहेगी। ऐसा आइंस्टीन ने फिर ये कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो फिर इन्होंने तो बोला कि ये ऑसिलेटर्स की एनर्जी ये है, और फिर आइंस्टीन का क्या स्टेटमेंट था, आइंस्टीन ने इसको मॉडिफाइड किया। तो आइंस्टाइन ने इसको मॉडिफाइड किया और आइंस्टाइन ने बोला कि जितनी भी रेडिएशन का फ्लो होता है, जितनी भी एनर्जी का फ्लो होता है वो सब पैकेट्स की फॉर्म में होता है। मतलब कोई भी रेडिएशन जो होती है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये दिस इज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ये तो है एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्वांटाइज होती है, उसके बाद में रेडिएशन की एनर्जी कंटिन्यूस होती है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन की जो एनर्जी है ना, मतलब आप बोल सकते हो रेडिएशन खुद जो है, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो खुद क्वांटाइज होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये रेडिएशन ऑफ एनर्जी ही क्वांटाइज होती है। दैट्स मीन क्या हो गया कि
ई ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, एक्चुअली ये भी रेडिएशन की ही एनर्जी है, लेकिन ऑसिलेटर से निकलने के टाइम पर इन्होंने बोला पूरी एनर्जी ही क्वांटाइज होती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज इज इक्वल टू Nhν। और क्वांटा वगैरह चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है क्वांटा हम यही रखेंगे, hν ही क्वांटा रखेंगे, ठीक है। तो इतना सा स्टेटमेंट बोलने के लिए ना आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनको तो प्लांक को तो इस स्टेटमेंट पे ये तो एक ये समझ लो, ये तो एक मतलब एक नया चीज लेके आए थे। E इज इक्वल टू Nhν, डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ऑसिलेटर्स की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, रेडिएशन ही डिस्क्रीट होती है, मतलब प्रकाश ही डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है, लाइट जो है वो डिस्क्रीट होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना सब डिस्क्रीट है, सभी रेडिएशन डिस्क्रीट है, ऐसा आइंस्टीन ने बोला था। मतलब आप समझ रहे हो कि देखो न्यूटन्स का स्टार्टिंग में जो कॉर्पुलस मॉडल ऑफ लाइट था, उसमें क्या था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब लोग मानते थे कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद हाइजेनबर्ग आए, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइट जो है वो क्वांटाइज, लाइट जो है वो मतलब पार्टिकल्स का से बना हुआ नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो वेव है, लाइट इज वेव, ओके। तो उन्होंने वेव बोल दिया लाइट को। उसके बाद में पता है लोग उस पर बिलीव नहीं करने लगे उनके स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा नहीं, लोग बोलते थे जो न्यूटन बोल रहा है वही सही है, क्योंकि न्यूटन का प्रभाव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा था, मतलब विश्वसनीयता ज़्यादा थी न्यूटन की। उसके बाद क्या हुआ कि यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, आपने जैसे ऑप्टिक्स में पढ़ा है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद में ये प्रूफ हो गया कि लाइट को जब ऐसे देखो, लाइट को जब किसी स्लिट से होके पास करवाते हैं ना, तो लाइट को जब किसी दो स्लिट से होके, दो स्लिट्स अगर आप ले लेते हो, दोनों स्लिट से होके पास करवाते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लाइट अगर मतलब कण होता, लाइट अगर पार्टिकल्स की फॉर्म में बना होता तो केवल यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता और एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता, बस। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ एक मैक्सिमा दिखता है, यहाँ एक मैक्सिमा दिखता, बस इतना ही दिखता, बाकी सब जगह अंधेरा होता है। यहाँ एक फोकस दिखता है, यहाँ एक फोकस दिखता। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये पूरा जो पर्दा है, यहाँ पर कहीं भी मैक्सिमा दिखा, कहीं फिर मिनिमा दिखा, कहीं मैक्सिमा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरीके से दिखते हुए चले गए। इसका मतलब जहाँ पार्टिकल तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ इस तरीके से पार्टिकल नहीं जा रहा है वहाँ भी उजाला और अंधेरा इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे डार्क फ्रिंज, इस तरीके से पढ़ा है ना आपने ट्वेल्थ या PSC फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो ब्राइट और डार्क इस तरीके से फ्रिंजें दिखी। इसका मतलब जहाँ प्रकाश यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो होल के सामने वाला हिस्सा है, ये भी स्लिट के सामने वाला हिस्सा है। तो स्लिट के सामने वाले हिस्से में तो क्या उजाला होगा और बाकी सब जगह अंधेरा होना चाहिए अगर प्रकाश कण से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहाँ भी उजाला अंधेरा का पैटर्न नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, बीच में भी दिख रहा है, सभी पूरे पर्दे पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा केवल तरंग का बिहेवियर ही कर सकता है, तरंग ही ऐसा कर सकती है, कण ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके बाद में लोग इस एक्सपेरिमेंट के बाद, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद लोग कहने लगे नहीं तरंग जो है वो वेव है। उसके बाद में फिर 1900 तक लोग मानते थे यही। लेकिन फिर उसके बाद आइंस्टीन ने जब ये बोल दिया कि नहीं जो रेडिएशन है ना, प्रकाश जो है वो क्वांटाइज है, मतलब प्रकाश जो है वो पैकेट से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एक न्यू रेवोल्यूशन आया। आप ऐसे सोच सकते हो कि एक नए तरीके से फिर सोचने लगे कि लाइट तो फिर मतलब जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से लोग इस बारे में सोचने लगे। उसके बाद में फिर आइंस्टीन ने ना अपने इसको प्रूफ करने के लिए इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसको लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया और फिर वहाँ से ये बात क्लियर हुई कि एक्चुअली लाइट इज क्वांटाइज, ठीक है। लाइट जो है वो पैकेट से या पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेटेड पैकेट्स, ठीक है। आप बोल सकते हो बहुत ही पास पैकेट्स होते हैं, तो बहुत ही नज़दीक इस तरीके से बहुत ही पास पैकेट से मिलकर बना हुआ है, कि मतलब इसमें एनर्जी के पैकेट्स हैं इस तरीके से, बहुत ही कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत ही पास हैं ये लोग। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये आता है कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट कंसिडर किया जाता है, कि एक्चुअली ड्वेलिटी ऑफ लाइट, मतलब आप बोल सकते हो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, की लाइट जो है वो तरंग भी है और लाइट जो है वो पार्टिकल्स
के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो लाइट पैकेट से भी मिलकर बना होता है और या फिर लाइट तरंग है। तो इस तरीके से ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि जैसे लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन जो है वो पार्टिकल प्रूफ हो गया। उसके बाद फिर अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नाम आया था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने बोला, जैसा कि आप बोल रहे हो कि रेडिएशन को पहले वेव मानते थे, वो पार्टिकल आइंस्टीन ने कंसिडर कर लिया, चलो पार्टिकल को हम अब वेव वापस कंसिडर कर लेते हैं। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जो आइंस्टीन का जस्ट कंट्राडिक्शन के बेसिस पर दिया गया कि आइंस्टीन ने जैसा सोचा था ना कि वेव जो लोग मानते थे वेव को, फिर उन्होंने पार्टिकल्स कंसिडर करने लगे। मतलब रेडिएशन को लोग वेव मानते थे, उसके बाद फिर उन्होंने आइंस्टीन ने बोला कि नहीं, रेडिएशन जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसा मान लिया। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर इसको जस्ट उल्टा किसने सोचा, इसके जस्ट उल्टा सोचा था डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हो तो उससे एक वेव भी कनेक्ट, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव भी होता है, एक वेव नेचर भी उसका प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद में फिर उसका जनरलाइजेशन किया गया, तो देखा गया कि एक्चुअली सभी पार्टिकल्स का ही वेव नेचर होता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, ठीक है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। लेकिन क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेव नेचर ज़्यादा दिखता है, डोमिनेट करता है, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेव नेचर जो होता है ना वो डोमिनेट नहीं करता है, वो कम दिखता है। एक्चुअली होता है ज़रूर है, सभी से रिलेटेड एक वेव होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का हिस्ट्री इसका चलता हुआ गया। ओके, तो ये हम एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीट कर लिए हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपको असाइनमेंट्स बना के दे देते हैं, जो प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चंस हैं वो सब बना के दे देंगे, और तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे उसका। और हम लोग ना अभी स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग एक वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट जो देंगे, असाइनमेंट का सॉल्यूशन डालेंगे, तो वो करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो अभी आज का जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हिंदी वाले वो लिख सकते हैं भैया इसको, फोटो का मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। मतलब प्रकाश का विद्युत पर क्या प्रभाव पड़ता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप सोच सकते हो इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, सबसे पहले आपको बताते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट मतलब ऑब्जर्व किया गया ना, वो सबसे पहले हेनरी हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। तो वो क्या चेक कर रहे थे, वो पता है एक इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब वो लोगों को इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे कि देखो अगर किसी एल्कली मेटल पर अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, मतलब लाइट का मतलब उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट कराया था उनके खुद के एक्सपेरिमेंट में। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो वहाँ से स्पार्किंग हो रहा था। मतलब मेटल पर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट इस तरीके से डाला जा रहा था ना, जैसे ये मेटल सरफेस हो गया, तो मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट इस तरीके से डाल रहे थे, तो यहाँ से क्या है कुछ स्पार्किंग, चिंगारियाँ वगैरह निकल रही थी। तो फिर एक्चुअली इस स्पार्किंग को बाद में बोला गया दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा पता है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लाइट को, अगर लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट उन्होंने डाला था इस पर, अल्ट्रावायलेट लाइट पता है, मतलब डिफरेंट लाइट्स चेक किया होगा। जैसे नॉर्मल लाइट डाला, जैसे नॉर्मली लाइट डाला था, तो क्या हुआ कि यहाँ से दिखा नहीं होगा उनको स्पार्किंग। तो फिर उन्होंने अल्ट्रावायलेट डाल के देखा, ठीक है। अल्ट्रावायलेट डाला ना एल्कली मेटल पर, दैट इज एल्कली मेटल।
तो एल्कली मेटल पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट डाला तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए इसके सरफेस से इमीडिएटली। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट डालने पे क्या हुआ कि लाइट डाला फिर थोड़ी देर बाद वो रुके तो फिर बाद में देख रहे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, ऐसा नहीं था। मतलब लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ सरफेस पर तो तुरंत ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। तो लाइट जैसे इंसिडेंट होता है तो तुरंत ही इमीडिएटली बोलते हैं इस मतलब प्रोसेस को कि ये इमीडिएटली प्रोसेस था, तात्क्षणिक घटना थी, ठीक है। तो लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ तो तुरंत ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो इस घटना को ही बोलते हैं कि लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलना था, ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो और देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट नाम क्यों दे रहे हैं पता है? अल्ट्रावायलेट लाइट इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि नॉर्मली लाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट से ही ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमने आपको बताया कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले जैसे रेडियो वेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद फिर विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके, विजिबल लाइट के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, उसके बाद एक्स रेज, गामा रेज। तो इस तरीके 7 टाइप्स की वेव्स होती हैं। तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है ना, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज तो डिफरेंट है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक कोई भी रेंज का फ्रीक्वेंसी ले लो। तो उन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर ले लेते हैं तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेंगे ना तो हर एक मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी से अगर एबव वाली फ्रीक्वेंसी आप लोगे तो उस फ्रीक्वेंसी पर ही ये घटना जो है वो प्रदर्शित होती है। मतलब ये जो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा तभी होता है जब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप इस पर इंसिडेंट कराते हो। मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे समझ लो जैसे अल्ट्रावायलेट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो देखो अल्ट्रावायलेट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अल्ट्रावायलेट के जस्ट नीचे क्या आएगा? वॉयलेट लाइट। वॉयलेट विबग्योर में आता है ना, VIBGYOR, विबग्योर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस मेटल की क्या प्रकृति है, इस मेटल की ये जो नेचर है इस मेटल की वो ये है कि जब इस पर अल्ट्रावायलेट डाला जाएगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी न्यू की इसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। आप देख रहे हो ना कि इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, रेड से आप वॉयलेट की तरफ जाते हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी डालने पर ये घटना घटित हो रही है। तो अल्ट्रावायलेट से जस्ट नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर ये घटना घटित नहीं होगी। तो उस पर घटना घटित नहीं होगी, इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी को बोल रहा हूँ मैं न्यू नॉट, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें देनी पड़ेगी तभी हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इजेक्शन कर सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट पर अगर ये घटना दिख रही है तो अल्ट्रावायलेट से ऊपर कोई भी लाइट है जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, तो उन सभी के लिए ये घटना दिखेगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये फिनोमेना जो है वो अकर होगा अगर हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से ऊपर हम चेक करते हैं। तो इस मेटल पर इन सभी को आप डाल के देखो, इससे नीचे वाली भी डाल के देखो, सभी फ्रीक्वेंसी पे चेक करो तो एक फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। अरे यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, अरे ठीक है अल्ट्रावायलेट पे ये हो रहा है तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट से नीचे वाली के लिए नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम चेक नहीं करेंगे, केवल अल्ट्रावायलेट से ऊपर के लिए ही चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो ऐसी घटना है जिसमें एक निश्चित आवृत्ति, आप बोल सकते हो कि एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति का अगर लाइट डाला जाए, ठीक है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि सन 1887 में हर्ट्ज ने पहली बार ऑब्जर्व किया था, हर्ट्ज, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्ट्ज ऑब्जर्व, ओके, हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया, ओके, हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया कि जब मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट, ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन एल्कली मेटल, इंसिडेंट ऑन एल्कली मेटल, एल्कली मेटल पर जो इंसिडेंट होता है तो ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, फ्रॉम द मेटल सरफेस, ओके। तो इलेक्ट्रॉनों का मेटल सरफेस से उत्सर्जन होता है। तो ऐसा हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया था। आप ऐसे डायग्राम भी दिखा सकते हो कि ये कोई मेटल सरफेस है, दैट इज मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट इस तरीके से डाला जाएगा,
यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन जब इस पर डाला जाएगा तो यूवी रेडिएशन डालने पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस तरीके से, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होता, इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऐसा हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब आपको ये पता है उसके बाद में लेनार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, तो लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज ने बस इतना सा बता के छोड़ दिया था, हर्ट्ज ने अपने स्टूडेंट्स को इतना दिखाया और उसके बाद में इसको ये छोड़ दिया, उसके बाद में इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया, बस इतना दिखा दिया देखो ऐसा होता है। तो उन स्टूडेंटों में पता है लेनार्ड एक इस तरीके का स्टूडेंट था जिन्होंने इसके बारे में थिंक किया, ठीक है। तो उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया लगातार, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके कई रिजल्ट्स प्राप्त किए, ठीक है। तो डिटेल अगर आपसे कुछ पूछता है प्रकाश प्रभाव का डिटेल स्टडी किसने किया, तो सबसे पहले लेनार्ड ने किया, ठीक है। तो लेनार्ड ने इसका डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। तो लेनार्ड स्टडीड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल, ठीक है। हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख लेंगे कि लेनार्ड ने, ठीक है, हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लेंगे लेनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, ओके। तो अध्ययन किया और अध्ययन करके क्या मतलब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स प्राप्त किए, ठीक है। एंड गॉट सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्राप्त किए, मतलब एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट्स मिले, तो वो रिजल्ट प्राप्त किए इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से स्टडी किया, ओके। अब देखो वो रिजल्ट्स क्या थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो रिजल्ट्स जो इसने प्राप्त किए वो क्या थे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, तो एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरीके से हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना सकते हैं इसके लिए कि आप देखो, तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो इसका प्रायोगिक व्यवस्था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप या हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख लेंगे, प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे किया जाता है कि मान लो एक जैसे देखो सबसे पहले क्या है, आप दो मतलब इस तरीके से दो प्लेट ले लेते हैं, मेटल प्लेट, एक इसको बोल देते हैं कैथोड और इसको बोल देते हैं एनोड, ओके। दैट इज कैथोड, कैथोड, ओके, और इसको बोल देते हैं एनोड, ऑलराइट। अभी देखो इस नाम से आपको कोई मतलब नहीं है किसको एनोड या किसको कैथोड बोला जाता है, ये इसका हमें यूज नहीं, ये केमिस्ट्री वाले जानते हैं, ठीक है। अभी देखो अगर इस प्लेट को और इस प्लेट को क्या किससे कनेक्ट किया जाता है, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से हम एक बैटरी ले लिए, तो बैटरी इस तरीके से हमें, ठीक है। तो ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऑलराइट, ऐसे। और ये एक कंप्लीट इस तरीके से हम इस तरीके से इसको वायर से जोड़ दिया, ठीक है, दैट इज वायर, ओके। तो ये बैटरी से जोड़ दिया और इस बैटरी का ये वाला सिरा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ओके, ये वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज का बैटरी रखेंगे वो इस तरीके से हो जाएगा। एक्चुअली ये जो व्यवस्था है ना, ये तो हमने सोफिस्टिकेटेड बना दिया इसको, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप बुक्स में देखोगे ना, तो इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इसको एक वेरिएबल वोल्ट मीटर से, वेरिएबल मतलब वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, तो उस पर क्या होता है, उसको जब आप बार बार घुमाते हो ना, तो क्या होता है कि कम रेजिस्टेंस पे रखोगे या ज़्यादा रेजिस्टेंस पे रखोगे तो उससे वोल्टेज कंट्रोल हो जाता है। तो वोल्टेज ज़्यादा या कम करना हो तो उस तरीके का एक अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो बुक्स में इस तरीके से नहीं है, ये हमने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सिंपल बना दिया है इसको, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ पर मतलब समझ गए ना आप, यहाँ पे एक व्यवस्था होती है जिसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होता है और यहाँ पर
इस तरीके से एक वायर को लगा देते हैं, तो वहाँ पे इसको कम या ज़्यादा करने के लिए इस तरीके से मूव करा सकते हैं। दैट इज वेरिएबल होता है, ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी देखो इसमें ये हो गया, फिर ठीक है, इसको क्या है, इसको एक वैक्यूम ट्यूब में हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। ओके ओके ओके, तो इसको हम एक वैक्यूम ट्यूब में इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको एक वैक्यूम ट्यूब में बंद कर देंगे, कैथोड और एनोड। ओके, ये कैथोड ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, और ये इसको बंद कर रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे दैट इज वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, राइट। ओके, तो यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब हम लोग लगा दिए। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या, वैक्यूम ट्यूब का मतलब समझ रहे हो? वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए ये व्यवस्था किया है। ऑलराइट, तो अभी क्या होगा कि इस कैथोड पर ना, यहाँ पर ये वैक्यूम ट्यूब जो है वो ग्लास का बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइट इंसिडेंट करा सकते हैं, पारदर्शी माध्यम है तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लाइट इंसिडेंट कराया जाता है। ऑलराइट, ऐसे तो लाइट इस तरीके से जब यहाँ पे इंसिडेंट होता है ना, तो दैट इज यूवी लाइट। ओके, यूवी लाइट। तो जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इजेक्ट होंगे इस सरफेस से, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकलेंगे लगातार। राइट, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और इस पाथ पे जाके इस पॉइंट, इस एनोड पे जाके पहुंच जाएंगे। इधर से भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे जाके पहुंच जाएंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड में पहुंच जाएंगे ना, अभी देखो हमने 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया, इसमें लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड पे पहुंच जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हो, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये सर्किट जो था वो ब्रेक था इन दोनों प्लेटों के बीच में, और इस तरीके से आपने ऐड कर दिया था। तो यहाँ तो बैटरी से ये जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक तो जा रहे थे, यहाँ तक, ठीक है, इधर से भी जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था इनके लिए। तो अभी क्या हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लग गए ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करने लग गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट देखो बीच में से भी कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो बीच में से ही जब ये सर्किट कंटिन्यूस हो गया ना, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ बन गया इधर, तो सर्किट कंटिन्यूस हो गया। जब सर्किट इधर कंटिन्यूस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लगातार जा रहे हैं इस तरीके से, तो सर्किट कंटिन्यूस हो गया। तो जब सर्किट कंटिन्यूस हो जाएगा तो क्या बनता है, एक कि इसमें करंट पास होगा, ठीक है। तो इसमें करंट पास होने लग जाएगा। तो इसमें करंट पास होगा ना, तो आप क्या जानते हो, देखो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट ये कंसीडर किया जाता है, दैट इज कन्वेंशन। ओके, ये कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है ना, तो इधर करंट कंसीडर करेंगे। ओके, दैट इज करंट। अब देखो ये जो करंट है ना, इस करंट का नाम क्या रखेंगे, ऐसे सोच लो कि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इंसिडेंट हुए, तो यहाँ से लाइट आ रहा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैथोड से मतलब एमिट हो रहे हैं। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन्स की वजह से यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब लाइट में क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन पैकेट्स को फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो करंट यहाँ पे बहेगा ना, ये करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहेगा। मतलब फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम रखा जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के बहने से सर्किट कंप्लीट हुआ है, तो इसमें जो करंट बहेगा उस करंट का नाम रखेंगे फोटो करंट। ऑलराइट, दैट इज फोटो करंट। ये फोटो करंट होगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये करंट इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस सर्किट में हम एक अमीटर लगा देंगे, और उस अमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब
मतलब अमीटर में क्या है, अमीटर लगा दिया ना, तो अमीटर का जो सुई है वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, कि यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या इधर दिखा रहा है। तो जब इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें करंट पास हो रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें करंट पास होता है। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट भी मतलब लेबोरेटरी में होता है, तो एमएससी वगैरह लेवल पे इन एक्सपेरिमेंट्स को करवाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अभी देखो अभी हम क्या बता रहे थे, लेनार्ड ने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट्स प्राप्त किए, ठीक है। अब वो रिजल्ट्स क्या थे, ठीक है, रिजल्ट्स क्या मिले लेनार्ड को। सबसे पहला रिजल्ट ये मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी उन्होंने मेजर किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेजर किया। और ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट का इंटेंसिटी मेजर किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर इंटेंसिटी, ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है ना, उस लाइट का इंटेंसिटी मेजर किया, और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी पे, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी डिफरेंट कुछ भी ले लो आप, काइनेटिक एनर्जी आपको कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी आप जानते हो ना, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी। इंटेंसिटी को इस तरीके से लिखते हैं, देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या है, इंटेंसिटी है। तो आप क्या देख रहे हो ना कि इंटेंसिटी, जब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जब क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी जो वेव थ्योरी है उस वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी वहाँ पर भी निकाल के दिखाइए। तो इसका जो वैल्यू है ना वो 1/2 C इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट होल स्क्वायर के, ई नॉट स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी जो है वो ई नॉट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट जो है ना, ये एप्सिलॉन तो वैक्यूम की परमिटिविटी हो गई, ठीक है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, सी प्रकाश का वेग है, और ई नॉट जो है ना, ई नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कोई भी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस तरीके से होती है ना, उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेशन करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो ऐसे ऑसिलेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ई नॉट है, ये ई नॉट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है वी नॉट। तो ई नॉट के टर्म में अगर हम लिखते हैं ना, तो इस तरीके का फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है। ऑलराइट, तो आप क्या देख रहे हो कि इंटेंसिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। आप लोगों ने 12वीं क्लास में या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इस तरीके से भी देखा होगा कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर के। तो ये एम्पलीट्यूड किसका होता है, ये एम्पलीट्यूड जो होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको ई नॉट बोलते हैं। तो उसके होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप क्या देख रहे हो कि इंटेंसिटी का जब ग्राफ खींचा जाता है ना, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ जब प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, कि इंटेंसिटी का डिफरेंट वैल्यूज ले लो तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला प्लॉट आपको मिलता है। ऑलराइट, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए ना, तो इसके हिसाब से क्या है कि ये लोग क्या सोचते थे क्लासिकल फिजिक्स वाले, क्लासिकल फिजिक्स में ये सोचा जाता था कि एक्चुअली एनर्जी जो है ना, एनर्जी जो है, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इस सोर्स की, जो यहाँ से लाइट हम डाल रहे हैं, इस सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान इंटेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन वास्तव में ये वाला रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त किया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि लेनार्ड ने पहला रिजल्ट ये प्राप्त किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रॉन की, हिंदी वाले विद्यार्थी लिख सकते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन
फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता से, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, मतलब तीव्रता का मान आप कितना भी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ कि अभी तो इंटेंसिटी के लिए चेक किया गया, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो फ्रीक्वेंसी भी होती है ना, तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ लेनार्ड ने चेक किया। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जब लेनार्ड ने काइनेटिक एनर्जी को चेक किया, एक बार इंटेंसिटी के साथ चेक किया तो इंडिपेंडेंट आया। ठीक है, उसके बाद फिर लेनार्ड ने फ्रीक्वेंसी का साथ इसको चेक किया, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जब चेक किया ना, तो इस तरीके का प्लॉट मिला इसको कि ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ऑलराइट, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो इन्होंने देखा कि देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिया गया, इस तरीके से सोच सकते हो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए एक डेटा लिया, काइनेटिक एनर्जी का एक डेटा इनको प्राप्त हुआ, तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू पुट किया यहाँ पर, और फिर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज का वैल्यू पुट किया, तो इस तरीके से एक टेबल बनाई और उस टेबल को यहाँ पर प्लॉट किया। तो जब प्लॉट किया ना, तो उन्होंने देखा कि इस फ्रीक्वेंसी पर, जीरो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी काइनेटिक, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी तो किसी लाइट की होती नहीं है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस तरीके से ले लिया, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से एमिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाते गए, तो फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाते गए, जैसा कि हमने आपको बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि पहले आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट ले लो, फिर उसको अल्ट्रावायलेट की तरफ इस तरीके से बढ़ाओ। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ाया, तो लगातार बढ़ाया ना, तो फिर इसको एकदम से इनको मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी का मान इस पर थोड़ा सा इस तरीके से मिल गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, तो फिर और मिल गया, फिर और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो इस तरीके से मिल गया, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी पर ऐसे मिल गया, तो फिर और बढ़ाया तो इस तरीके से मिल गया। तो इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक काइनेटिक एनर्जी का मान 0 था, और उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया ना, तो काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार बढ़ता हुआ चला गया। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जाए ना, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान इस तरीके से बढ़ता हुआ चला गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन्होंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसियों पर काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार बढ़ता हुआ गया, और इससे पीछे की फ्रीक्वेंसियों पर काइनेटिक एनर्जी का मान 0 मिला। इस रेंज में काइनेटिक एनर्जी का मान क्या मिला? 0। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला प्लॉट उनको मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का मान जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद में, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड अगर चेक किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। तो दूसरा रिजल्ट उन्होंने ये प्राप्त किया। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट क्या था कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के मानों पर काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता हुआ गया। तो इसका मतलब आवृत्ति, दूसरा रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं आप कि आवृत्ति में लगातार वृद्धि करने पर, लगातार वृद्धि करने पर आवृत्ति में लगातार वृद्धि करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार बढ़ने लगा। ठीक है, तो आवृत्ति में वृद्धि करने पर काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार बढ़ने लगा। तो इस तरीके से सेकंड रिजल्ट मिल गया। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो बढ़ने लगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो बढ़ता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज बढ़ता है। ठीक है, या इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी का मान लगातार बढ़ता है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इनको मिल गया। ऑलराइट,
फिर उन्होंने ना एक रिजल्ट और इनको मिला, थर्ड रिजल्ट इसको बोलेंगे हम, तो देखो वो भी बता देते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या मिला था कि थर्ड ये मिला था कि इस तरीके से इन्होंने पता है इस एक्सपेरिमेंट में एक थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि देखो एक्चुअली क्या हो रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को अगर आप देखते हो ना, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर आप देखते हो तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव मतलब आप बोल सकते हो नेगेटिव प्लेट है, और ये जो है ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव नोड हो गया और ये पॉजिटिव नोड हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो ये नेगेटिव है ना, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, ऑलराइट, और ये वाली प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम चेक करें ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो इधर से इधर आएगी, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देख रहे हो यहाँ पर, ऐसे देखो, इस डायग्राम को हम दोबारा यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो जब ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये सेट हो गई, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेट हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, -c। और हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उस पर क्या फोर्स लगता है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो इस पर फोर्स क्या लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू -e वेक्टर, क्लियर है। तो ये फोर्स चार्ज पार्टिकल लगेगा, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ना आप देख रहे हो, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा, माइनस चार्ज, माइनस की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पर इस तरीके से फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा Fe। तो इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगेगा ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो प्लस जो पॉजिटिव प्लेट है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। तो प्लस प्लेट इसको खींचेगी और माइनस प्लेट इसको रिपेल करेगी, तो इस तरीके से होता है। तो ये फोर्स इस पर काम करेगा, तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो इसका मतलब देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पहले भी इधर ही जा रहा था और अभी इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स भी वर्क कर रहा है, और वो फोर्स इस पोटेंशियल की वजह से आ रहा है। तो वो फोर्स जो है ना वो इसको इधर ही खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे है ना, इस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो रहा है प्लस प्लेट की तरफ, और जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया था। इसका मतलब फोर्स लगने से क्या होता है, पार्टिकल का मोशन जो होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब त्वरित होने लगता है, इसमें त्वरण आ जाएगा। तो फोर्स आ गया तो त्वरण आएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को बोल सकते हैं हम दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। जब इस तरीके की व्यवस्था है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर जब इसको प्लस, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो इसको, जब इसको प्लस से जोड़ देते हैं ना, तो इस तरीके से देख लो कि जब इसको प्लस से जोड़ दिया, हाँ दैट इज ऑलराइट। तो ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ऑलराइट। लेकिन क्या होगा अगर मान लो, देखो फिर लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो लेनार्ड ने क्या किया, लेनार्ड ने क्या किया, चलो इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को रिवर्स कर लेते हैं, मतलब इसका पोलरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया, माइनस से प्लस, माइनस प्लस था ना, तो इसको फ्लिप कर दिया। तो फ्लिप करके चेक करके देखा, देखो एक्सपेरिमेंट में तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ऐसे क्या मिलेगा, फिर दूसरे तरीके से देखो कि इसके अपोजिट करके देखें तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने जब इसको चेंज किया ना, जब इसकी पोलरिटी चेंज की, तो पोलरिटी चेंज करने पे, दैट इज यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसकी पोलरिटी चेंज कर दो, ठीक है, चेंज पोलरिटी, पोलरिटी, ओके। पोलरिटी किसकी चेंज करनी है, ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी की पोलरिटी चेंज की, ऑलराइट।
तो जब बैटरी की पोलरिटी चेंज किया तो क्या हो गया कि ये वाली जो प्लेट है ना, ये प्लेट तो इस तरीके से ही थी, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली जो प्लेट है नेगेटिव वाली, ये पॉजिटिव बना दी, और जो पॉजिटिव वाली प्लेट है वो नेगेटिव बना दी, ये माइनस की और ये प्लस की, ऑलराइट। तो इस तरीके से पोलरिटी चेंज कर दी। तो पोलरिटी चेंज करने पे क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल है अभी तो क्या, अब देखो आप नॉर्मली देखो, ये प्लेट माइनस की हो गई, ये प्लेट प्लस की हो गई, और लाइट तो इस पर ही ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है। ये क्या इंसिडेंट हो रहा है? लाइट, ऑलराइट। यूवी लाइट तो ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम तरीके से यूवी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सोर्स वहीं पे प्रेजेंट है उसका, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ से निकलेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो क्या होगा कि ये नेगेटिव जो प्लेट है, अब देखो अभी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर देखो, इसको तो हम हटा देते हैं, ये पता है आपको कि लाइट जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। अभी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। अब फोर्स आप चेक करो, तो फोर्स क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो क्यू क्या है, माइनस ई, इंटू में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर दिया है आपने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दिया, इसकी पोलरिटी चेंज करके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स फील होगा ना, वो ऐसे फील होगा, इसको एफ ई। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा इधर, लेकिन इसमें तो फोर्स ऐसे लग रहा था, और इसमें फोर्स क्या लग रहा है, इसमें तो फोर्स ऐसे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के आना तो इधर चाहता है, लेकिन क्या होगा कि जैसे हम पोलरिटी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस रिपेल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को वापस प्रतिकर्षण फील होगा इस प्लेट से, क्योंकि ये प्लेट हमने नेगेटिव कर दी है। और मैथमेटिकली आप देख रहे हो कि फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये ऐसे वापस जाएगा। तो वापस जाएगा तो इसका मतलब उसकी गति की दिशा किधर थी, गति की दिशा तो इधर थी, ये तो इधर आ रहा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर थी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या थी, गति की दिशा इधर थी, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो ये v है, स्मॉल v, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन जो है, वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका डी एक्सेलरेशन होने लग जाएगा। मतलब वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल डी एक्सेलरेट होगा। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है अवमंदित होगा, तो पार्टिकल पर अवमंदन लगेगा, ओके। तो अवमंदन लगेगा, तो इसका मतलब ये किसकी वजह से लग रहा है, इस पोटेंशियल की वजह से लग रहा है, जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अब इस पोटेंशियल को हम कहेंगे, ये पोटेंशियल जो है वो डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी गति की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगवा रहा है, ये पोटेंशियल है। जब ये नेगेटिव हो गया, जब ये पॉजिटिव था तो उस टाइम पे ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, लेकिन अभी ये नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव होने पे ये पोटेंशियल कैसा हो गया, डी एक्सेलरेटिंग हो गया। तो इस पोटेंशियल का नाम रखेंगे हम डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये गति का अवरोध कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी इसको लिख सकते हैं निरोधी विभव, ठीक है। हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं इसको, निरोधी विभव, कि ये गति का निरोध करता है, ठीक है। मतलब गति का विरोध करता है, विरोधी विभव या निरोधी विभव, जो भी हिंदी में लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं निरोधी विभव, ठीक है, या डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो ये निरोधी विभव है। अभी इस विभव का नाम हो गया निरोधी विभव, जब ये जब ये इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे इस तरीके से सोचो, पता है कि देखो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो रहे हैं, देखो एक एनालॉजी आपको बताते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। देखो एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा मुझे कहीं। ओ ऑलराइट, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए, जब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही क्या होगा कि देखो यहाँ पे एक ये प्लेट है,
और ये प्लेट है, ठीक है। अभी इस वाले केस को ही बात कर रहे हैं, इसको आपने नेगेटिव कर दिया, इसको आपने पॉजिटिव कर दिया, तो देखो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बोले दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस तरीके से, और भी यहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकल रहे हैं, बोले ऐसे निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिस देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम काइनेटिक एनर्जी के नहीं होंगे, सभी का डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन, अब देखो, अब जो जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा पहुँचने का ट्राई करेगा, और जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है वो तो यहीं रुक जाएगा ना भैया, वो तो यहीं पे रुक जाएगा। अगर फोर्स तो सेम लग रहा है सब पे, फोर्स तो सब पे सेम लग रहा है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल किसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, इस पोटेंशियल की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फिक्स है एक्चुअली, आप जानते हो ना, ये तो पढ़ा है ना कि अगर दो प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच में ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, मान लो जो भी डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डी फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन डी, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो वी को अगर आपने फिक्स कर दिया, डी को फिक्स कर दिया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है, तो फोर्स तो फिक्स लग रहा है सब पर, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे सेम फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो इनको अपोज करेगा, तो ये एरो जो दिखा रहा हूँ ना, तो एरो का मतलब है इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इधर है, तो जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस फोर्स का ज़्यादा अपोज करेगा, तो ज़्यादा अपोज करेगा तो ज़्यादा आने का ट्राई करेगा। तो उस अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा करके हम ये कहेंगे कि हमने अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो जब अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक पाएंगे तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल व्यवस्था इस तरीके से की जाती है कि यहाँ पोटेंशियल को लगातार हम चेंज कर सकते हैं। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप रोक दोगे तो उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही रुक जाएंगे भैया, समझ रहे हैं ना। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को आप जितना पोटेंशियल नेगेटिव करते जाओगे तो जिस पोटेंशियल पे जाकर के अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो इसका मतलब बाकी तो सब अपने आप रुक गए। तब हम उस वाले पोटेंशियल को कहेंगे दैट पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके, दैट पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसका नाम हिंदी वाले विद्यार्थी लिखते हैं विरोधी विभव या निरोधी विभव, जो भी लिखते हो यार इसको समझ जाना आप लोग, ठीक है, निरोधी विभव, ठीक है। तो इंग्लिश वाले वर्ड से समझना है, इसका तो मतलब मुझे भी नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश वाले वर्ड से समझना, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम जितना पोटेंशियल यहाँ पे सेट कर देंगे उस पोटेंशियल को कहेंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल हम सेट कर रहे हैं ना वो नेगेटिव कर रहे हैं, अगर इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है तो एक्सेलरेटिंग को, तो इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए करेंगे उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देख लो, हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लो, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए या उसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल, ठीक है, रिक्वायर्ड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे दैट इज निरोधी विभव, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख देते हैं हम, तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को, फोटो
इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कैसे करोगे? अगर आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक से गाड़ी स्टॉप होती है ना, तो ब्रेक लगाने पर डीएक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो डीएक्सेलरेशन से स्टॉप होता है। तो डीएक्सेलरेशन लगाते जाओगे एक लिमिट पे जाके गाड़ी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बंद होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो कि वेलोसिटी या स्पीड को जीरो करने के लिए, समझ गए ना आप, उसको रोकने के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड नेगेटिव पोटेंशियल, आवश्यक नेगेटिव ऋणात्मक विभव, ये जो पोटेंशियल होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक विभव को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना यार आपका, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे पता है? देखो आपने क्या किया, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचने से रोक दिया। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से यहाँ पे पहुँचने पर रोक दिया, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ही नहीं पहुँच रहा, तो इसका मतलब उससे पीछे वाले तो सभी इलेक्ट्रॉन पहुँचना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही बंद कर देंगे, क्योंकि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला ही अगर आपने रोक दिया तो उससे पीछे वाले तो सभी रुक जाएंगे। जब सभी रुक जाएंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से वापस रिपेल होने लग जाएंगे, आगे ही नहीं आएंगे। जब ये वापस रिपेल होने लग जाएंगे तो यहीं पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे और इमिट होकर के यहीं इकट्ठे हो जाएंगे और इस सर्किट को पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे पता है, जब इसको स्टॉप कर देंगे ना, तो स्टॉप करने पे क्या होगा, स्टॉप करने पे ये होगा कि करंट जो है वो यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, मतलब यहीं पे रुक जाएंगे। तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इकट्ठे होने लग जाएंगे, इस तरीके से रिपेल होंगे तो यहीं पे कलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे आगे। जब यहाँ पे नहीं जा पा रहे ना आगे, तो इसका मतलब ये सर्किट कभी पूरा होगा क्या? ये सर्किट कभी पूरा ही नहीं होगा, ऑलराइट। तो ये सर्किट पूरा ही नहीं होगा उस वाले केस में। तो ये सर्किट जब पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट ही पास नहीं होगा। जब इस सर्किट में करंट पास नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फोटो करंट का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है, फोटो करंट का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इसका मतलब सर्किट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया। जब सर्किट ब्रेक हो गया तो इसका मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा, तो IP का मान जीरो हो जाएगा। इस अमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा, इस अमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, मतलब अमीटर में कोई चेंज नहीं, सुई घूमेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट नहीं आएगा। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तब समझ जाओगे ना, जब सुई नहीं घूम रही है इसका मतलब करंट नहीं है, ठीक है। जब करंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोटो करंट का मान जीरो हो गया। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो निरोधी विभव को, कि फोटो करंट का मान जीरो करने के लिए आवश्यक, फोटो करंट का मान जीरो करने के लिए आवश्यक पोटेंशियल, आवश्यक विभव निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या देख सकते हो इसका, या तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, फोटो करंट का मान जीरो करने के लिए, फोटो करंट को शून्य करने के लिए, हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख लेंगे, फोटो करंट को जीरो करने के लिए, ठीक है। टू मेक, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टू मेक फोटो करंट जीरो, ओके। तो फोटो करंट को जीरो करने के लिए आवश्यक, फोटो करंट को जीरो करने के लिए आवश्यक ऋणात्मक विभव, ठीक है, आवश्यक नेगेटिव पोटेंशियल, रिक्वायर्ड नेगेटिव पोटेंशियल, आवश्यक ऋणात्मक विभव, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है भैया। ये सबका क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक विभव,
ओके। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसको VS से प्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, VS से। इसको प्रदर्शित करने के लिए VS का यूज करते हैं, VS का मतलब हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज कैपिटल V, ओके, दैट इज कैपिटल V, स्टॉपिंग पोटेंशियल VS, ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो ये निरोधी विभव हो गया। अभी देखो आप इसमें एक चीज़ देखो, तो इन्होंने ये निरोधी विभव की डेफिनेशन हमने दे दी। तो लेनार्ड ने क्या किया, लेनार्ड इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उन्होंने एक बार इसकी पोलरिटी चेंज की। तो पोलरिटी चेंज करने पे उन्होंने देखा कि की जो करंट है IP का मान जो है वो 0 हो जाता है, IP का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, चलो IP का मान तो 0 हो गया, तो फिर उन्होंने चेक किया कि डिफरेंट इंटेंसिटी पे भी चेक किया कि अभी तो देखो यहाँ पे लाइट जो सोर्स होता है ना, लाइट सोर्स को अगर आप यहाँ पे और पास लेके आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और दूर लेके जाओगे ना इंटेंसिटी घट जाती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने का तरीका होता है कि यहाँ लाइट सोर्स जो है उसको पास लेके आओ या उसको दूर ले जाओ, तो उससे इंटेंसिटी बढ़ना या घटना कहते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी को चेंज किया इन्होंने, आई, इसको बोला है हमने कैपिटल I, ठीक है, और करंट को बोला है IP, फोटो करंट को क्या बोला है IP, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। IP इज फोटो करंट, ओके, IP क्या है, फोटो करंट है, तो फोटो करंट को IP बोला है, ऑलराइट, और इंटेंसिटी को कैपिटल I कह रहे हैं। तो हम क्या करें कि इंटेंसिटी को डिफरेंट इंटेंसिटी पे उन्होंने चेक किया, तो डिफरेंट इंटेंसिटी पे चेक करने पे पता है क्या रिजल्ट मिला, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान सेम प्राप्त हुआ, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान सेम प्राप्त हुआ। तो थर्ड जो रिजल्ट था, और उस थर्ड रिजल्ट को हम लोग देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड रिजल्ट क्या मिला लेनार्ड ने, अभी हमने 2 रिजल्ट ही बताए आपको, थर्ड रिजल्ट क्या बोला, ये तो केवल बीच में डेफिनेशन आ गई थी इसलिए इसकी ज़रूरत थी इसलिए ये बता दिया, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो थर्ड रिजल्ट क्या मिला था कि डिफरेंट मतलब इंटेंसिटी का लाइट उन्होंने आपतित किया। तो डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट आपतित करने पर क्या हुआ, फोटो करंट का मान चेक किया। तो फोटो करंट का मान डिफरेंट इंटेंसिटी पे जब चेक किया ना, तो उन सब के लिए जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये जो निरोधी विभव है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका वैल्यू सेम मिला, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, देखो आप इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल के साथ इसको वेरी करा है, पोटेंशियल, ठीक है। अभी आप क्या समझना, देखो इसको, जब पोटेंशियल जीरो है, तो आप देखो जब पोटेंशियल जीरो है तो इस तरीके का ग्राफ बनाया है, इन्होंने डेटा लिया, देखो सारणी, इन्होंने टेबल बनाई, देखो इस तरीके से यहाँ दिखा देते हैं, IP और पोटेंशियल के बीच में एक टेबल बनाई, और उस टेबल में IP के डिफरेंट मान रखे, पोटेंशियल के डिफरेंट मान लिखे, और एक ग्राफ खींचा, ठीक है। लेकिन देखो इस तरीके से सोचो कि टेबल किस तरीके से बनाई, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि जब इन्होंने प्लेट को इस तरीके से, ये प्लेट लगाया, ठीक है, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जीरो पोटेंशियल पे चेक किया, इस पॉइंट पे क्या है, जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। तो जीरो पोटेंशियल पे जब चेक करोगे ना, V = 0, पोटेंशियल का मान क्या है यहाँ पे 0। तो जीरो पोटेंशियल पे चेक करने का मतलब क्या है, यहाँ कोई भी बैटरी ऐड मत करो। तो जब कोई भी बैटरी ऐड नहीं करोगे तो डायरेक्टली इसको ऐसे मिला दो, तो इसका मतलब डायरेक्टली मिला दिया ना, तो इसका मतलब जीरो पोटेंशियल हो गया यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये भी सेम पोटेंशियल पे, ये भी सेम पोटेंशियल पे हो गई। और जब इस पर लाइट इंसिडेंट कराया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब उन इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी उस पर है तो अपने आप पहुँच गया, ठीक है। जब हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो सही, लेकिन एक्सेलरेट होकर के पहुँचेगा। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब इस सर्किट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जब पहुँचा तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा तो सर्किट कंप्लीट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होने लगा। यहाँ पे अमीटर में हमने चेक किया कि करंट इसमें पास होने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे था जब पोटेंशियल का मान 0 था। उसके बाद क्या चेक किया गया कि जब इसमें इस तरीके से बैटरी लगा दी गई, ऑलराइट, ऐसे,
ऐसे जब बैटरी लगा दी गई तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस प्लेट हो गई और ये माइनस प्लेट हो गई, तो इलेक्ट्रॉन पे इस तरीके से फोर्स लगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा ना तो इलेक्ट्रॉन फास्टली बहने लग गए। जब इलेक्ट्रॉन फास्टली पहुंचने लग गए तो इसका मतलब करंट का मान, इलेक्ट्रॉन जब फास्टली पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पहुंचेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो पीछे, एक इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है उसके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन अभी क्या है और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेट हो गए तो वो भी फास्टली पहुंचने लग गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गया। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है ना, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो I इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन T, तो टोटल चार्ज क्या होता है N इंटू ई अपॉन T, तो E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गए। तो अट्रैक्शन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो जब देखो पोटेंशियल इस तरीके से इंक्रीज किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे चेक करने पे क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बढ़ने लग गए, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गए। तो अभी क्या हुआ कि तो करंट का मान IP का मान बढ़ने लग गया, ठीक है, IP इंक्रीज होने लग गया, ठीक है। तो IP इंक्रीज होने लग गया मतलब ये जो अमीटर है ना, अमीटर की जो सुई थी वो पहले यहाँ पे थी ऐसे सीधी, अभी यहाँ पे हो गई, अभी यहाँ पे हो गई, अभी यहाँ पे हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुई ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने लग गई, इसका मतलब करंट का मान बढ़ने लग गया, तो करंट का मान इंक्रीज होने लग गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बाद में क्या होता है कि जब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ से पास हो गए वो तो फिक्स हो जाते हैं। बाद में सभी इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे पहुँच गए तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली पहुँच गए, उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो फिक्स होते हैं ना पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए। तो पर्टिकुलर इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स यहाँ पे पहुँच गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सबके सब पहुँच गए, उसके बाद में तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं सकते। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाएंगे, तो चार्ज भी फिक्स हो जाएगा, चार्ज भी फिक्स हो जाएगा तो करंट भी फिक्स हो जाएगा, तो करंट का मान फिक्स हो गया, एक्चुअली IP है, तो IP का मान फिक्स हो गया। तो एक टाइम जब पोटेंशियल बढ़ाते गए तो IP का मान क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो IP बढ़ना बंद कर दिया। तो यहाँ के बाद में IP यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद में ये बढ़ना बंद कर दिया, ठीक है। तो बढ़ना बंद कर दिया मतलब IP का मान कांस्टेंट हो गया, ठीक है। करंट लगातार बहता हुआ रहा, लाइट गिरती रही, करंट बहता हुआ रहा, लाइट गिरती रही, करंट बहता हुआ रहा, इस तरीके से प्रोसेस चलता हुआ रहा, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता हुआ रहा इस तरीके से, पोटेंशियल बढ़ाने पर ये इस तरीके से आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ तो उसके बाद में ये करंट आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि IP का मान फिक्स हो गया, इस वैल्यू पे जाकर के रुक गया, इस वैल्यू से आगे IP नहीं बढ़ा ऊपर, ठीक है, यहीं पे जाकर रुक गया। इस धारा को इस देखो इस तरीके से जब हो जाता है ना तो इसको कहते हैं सैचुरेशन मोड, ठीक है। तो जब करंट का मान सैचुरेट हो गया, करंट का मान सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने का मतलब उसका वैल्यू अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ वो करंट हमेशा उतना ही मिलेगा, तो इसका मतलब वो ग्राफ सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब आप समझ लो, सैचुरेशन का मतलब होता है संतृप्त होना। तो कोई भी ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है और बाद में ये ऐसे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब V का मान आप कितना भी बढ़ाओ, जितना आप बढ़ाओगे उसका मान उतना ही रहेगा हमेशा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब दैट इज सैचुरेशन स्टेट। इस स्टेट को यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है, यहाँ के बाद में क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। तो जहाँ से कांस्टेंट होना स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है कांस्टेंटली, उसको संतृप्त अवस्था कहते हैं, सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। संतृप्त अवस्था, संतृप्त अवस्था का मतलब होता है कि जिसमें एक वेरिएबल को आप लगातार बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल को लगातार बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको संतृप्त अवस्था कहते हैं। देखो V को लगातार बढ़ा रहे लेकिन IP का मान फिक्स हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, इसके बाद में बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से बढ़ना बंद हुआ है, यहाँ से लेकर के आगे तक आप जा रहे हो, इस पूरी अवस्था को संतृप्त अवस्था कहेंगे। ये वाली जो अवस्था है ना, इसको सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। तो करंट जो होता है वो सैचुरेट हो जाता है, यहाँ से जाकर यहाँ से आगे जाकर के करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। दैट इज यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये सैचुरेशन करंट, तो ये सैचुरेट हो गया। सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन करंट, तो ये सैचुरेशन स्टेट हो गई, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया करंट। ओके, तो ये जो करंट है ना, ये हमने एक फिक्स इंटेंसिटी पर लिया है, तो हम यहाँ दिखा देते हैं। ये जो करंट है ये फिक्स इंटेंसिटी I1 पर है, I1 इंटेंसिटी पर है,
I1 प्रकाश की तीव्रता पर है, I1 तीव्रता पे हम चेक कर रहे हैं, I1 तीव्रता पर। तो I1 तीव्रता पर हमें ये मिला। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या किया गया, पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया गया। तो पोलरिटी चेंज कर दी, पोलरिटी चेंज कर दी, इसका मतलब इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ऑलराइट, तो इसको नेगेटिव कर दिया और इसको पॉजिटिव, तो इस तरीके से पोलरिटी चेंज हो गई। तो पोलरिटी चेंज हो गई तो ये प्लेट नेगेटिव हो गई और ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, तब तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाते गए नेगेटिव में बढ़ाते गए, तो पोटेंशियल धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचना बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब पहुंचना बंद हो जाएगा ना, तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो करंट का मान 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल को नेगेटिव करें, तो अब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। लेफ्ट साइड में पोटेंशियल नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड में चलने पर क्या होगा कि पोटेंशियल नेगेटिव हुआ। तो पोटेंशियल जब हम इधर चलेंगे तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल था, तो इधर चलने पे पोटेंशियल कम पोटेंशियल नेगेटिव हुआ, तो करंट का मान डिक्रीज हुआ। करंट का मान डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल फील करने लग गए, प्रतिकर्षण फील करने लगे इस प्लेट से, तो इस प्लेट पे पहुँचेंगे ही नहीं, तो वापस लौटने लग गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग गए। जिसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो तो विरोध करके आगे चला गया। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है, तो अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो वो तो धक्का दे के आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो तो चला गया, एकदम से 0 नहीं होगा कि जो जाने वाले हैं वो तो जा सकते हैं, जिनको रोक नहीं सकता कोई, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है, और जो हल्के हैं जिनमें कम ताकत है वो तो रुक जाएंगे ना, तो वो लोग रुक गए। तो धीरे धीरे क्या, इलेक्ट्रॉन रुकने लग गए। और जब आप पोटेंशियल बढ़ाते गए, जब आप सामने वाले जो रोकने वाले उनकी संख्या ही बढ़ती जाएगी, तो फिर कितने भी बढ़ जाओ, मतलब कितने भी ताकतवर हो, सबको रोक देंगे वो लोग। तो जब पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो सबके सब रुक गए बाद में। तो अभी देखो, जब पोटेंशियल की वैल्यू, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू इस पे है, तो इस पे करंट का मान डिक्रीज हो गया, और नेगेटिव किया तो और कम हो गया, और नेगेटिव किया तो और कम हो गया। तो इस तरीके से इस पोटेंशियल में जाकर के एकदम और कम हो गया, और इस पोटेंशियल में जाकर के 0 हो गया करंट का मान। तो इस तरीके का ग्राफ इनको मिला इस तरीके से, और तो इस पोटेंशियल पे जाकर के करंट का मान एकदम से 0 हो गया, इस नेगेटिव पोटेंशियल पे। इस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो हमने बताया ना कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए या फोटो करंट को शून्य करने के लिए जो पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ऋणात्मक विभव का वह मान, ठीक है, ऋणात्मक विभव का वह मान, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल की वह वैल्यू जिस पर करंट का मान 0 हो जाए। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे चेक करोगे तो IP का मान क्या हो गया, 0 हो गया। IP यहाँ थी, यहाँ से कट करके ऐसे आई, और इस पॉइंट पे आकर के IP का मान 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे IP का मान 0 हो गया, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। और राइट साइड वाले पोटेंशियल को क्या कहेंगे, ये तो एरो का कोई मतलब नहीं है, एरो का मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक चले थे बस, ठीक है। राइट साइड वाले पोटेंशियल को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको कहेंगे डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है पोटेंशियल की, इस रेंज को कहेंगे डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखो थोड़ा सा बड़ा दिख देते हैं जिससे आपको दिख जाए, डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है ना, इनके बीच में, इसको डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की इस वैल्यू को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की ये जो वैल्यू है, इसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब विरोधी विभव, ठीक है। और जो राइट साइड वाला जो पोटेंशियल है ना, इस सबको, इस ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज को कहेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की रेंज हो गई, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया, ऑलराइट। तो ये वाला ग्राफ उनको मिला था, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व था, मतलब इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने फाइंड किया था कि पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यू पे IP की डिफरेंट वैल्यू ली और उनके लिए प्लॉट किया। तो इस तरीके से मिला, जो कि I1 तीव्रता की लाइट के लिए था, I1 तीव्रता की लाइट के लिए। जब ये सोर्स को और पास लेके आए, मतलब तीव्रता का मान और बढ़ाया, मतलब कम किया, अभी तो I1 तीव्रता मिली तो बढ़ाया या घटाया, जैसे भी कर सकते हो आप। तो सोर्स को जब दूर ले जाते हैं तो तीव्रता घट जाती है, और सोर्स को जब पास लेके आते हैं तीव्रता बढ़ जाती है, आप ऐसे याद रखो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला प्लॉट मिला,
एक तीव्रता के लिए। तो फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए चेक किया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए जब चेक किया ना, तो डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए इस तरीके के प्लॉट मिले। देखो डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए चेक किया गया, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या रिजल्ट मिले इस तरीके से। देखो ये पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये अभी कुछ भी थ्योरी नहीं है इसमें। ये फोटो करंट का मान है, फोटो करंट की लाइन है और ये पोटेंशियल की लाइन है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस पोटेंशियल पे जाकर के, इस पोटेंशियल पे जाकर के Vs मिला है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो V बराबर 0 पर करंट था, तो देखो V बराबर 0 पर यहाँ पे करंट प्रेजेंट था। यहाँ के बाद में जब पोटेंशियल को पॉजिटिव किया गया तो करंट का मान इस तरीके से इंक्रीज हुआ, और करंट का मान इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद करंट का मान सैचुरेट हो गया, करंट का मान सैचुरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब नेगेटिव में गए तो नेगेटिव में जाने पर करंट का मान ऐसे डिक्रीज किया, और इस पोटेंशियल पे आकर के करंट का मान एकदम से 0 हो गया। तो इस पोटेंशियल कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑलराइट, तो ये वाला ग्राफ मिला उन्हें एक तीव्रता पर, एक तीव्रता I1 पे चेक किया। ओके, ये तीव्रता है I1। ओके, I1 तीव्रता पे चेक किया, तो I1 तीव्रता के लिए, I1 तीव्रता के लिए ये वाला प्लॉट मिला, ठीक है। ये वाला जो प्लॉट मिला है ना, वो I1 तीव्रता के लिए मिला, I1 तीव्रता के लिए ये वाला प्लॉट मिला। फिर उन्होंने I2 तीव्रता ली, तीव्रता को और बढ़ाया, तीव्रता को और बढ़ाया मतलब सोर्स को और पास में लेके आए। तो सोर्स को और पास में लेके आए ना, तो I2 तीव्रता के लिए चेक किया, तो I2 तीव्रता पर भी इस तरीके का I2 तीव्रता पर चेक किया, तो इस तरीके का ग्राफ मिला कि यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज होगा, ये थोड़ा सा ऐसे, और एक मिनट सॉरी, तो थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। तो ये I2 तीव्रता के लिए मिला, I2 तीव्रता के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ, ऐसे डिक्रीज होने लगा, और डिक्रीज होते होते इसी पोटेंशियल से ही स्टॉप हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि डिफरेंट तीव्रता ली, लेकिन पोटेंशियल का मान चेक किया तो उसी पोटेंशियल के लिए करंट का मान 0 हो गया, अलग तीव्रता के लिए भी। और फिर उन्होंने फिर और तीव्रता ली, और तीव्रता पे चेक किया, तो जैसे मान लो और तीव्रता को इंक्रीज किया, तीव्रता को इंक्रीज किया, इसका मतलब समझ रहे हो आप, तीव्रता को इंक्रीज करने का मतलब है कि इन्होंने सोर्स को और पास लेके आए। तो तीव्रता को और इंक्रीज किया, तो यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन मिला, यहाँ पे करंट तो सैचुरेट हो गया, तो इस तरीके का प्लॉट मिला, और वो भी यहीं पे जा कर के मिल गया। तो इस तरीके से उन्हें 3 प्लॉट मिले, मतलब इन्होंने इस तरीके से 3-4 ग्राफों को ड्रॉ किया, और भी ड्रॉ किया होगा, ये तो सैचुरेट हो जाता है आगे जाके, सभी सैचुरेट हो जाते हैं। तो ये I3 पे मिला, ऑलराइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए सेम मिला, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तीव्रताओं के लिए चेक किया गया ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान उनको सेम मिला, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान अलग अलग तीव्रता वाले प्रकाश के लिए, अलग अलग तीव्रता वाले प्रकाशों के लिए, एक्चुअली प्रकाशों सही नहीं होगा, तो प्रकाश के लिए एक ही मिला, ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज एग्जैक्टली सेम फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज सेम, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए सेम था। तो ये उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने लेनार्ड ने तीसरा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला वो उनको ये मिला था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आपका, इस तरीके से मिला। अभी देखो फोर्थ रिजल्ट उनको क्या मिला, ठीक है। तो फोर्थ रिजल्ट अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ रिजल्ट क्या मिला था, तो देखो उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप मिटा देते हैं, ठीक है।
ओके, तो फोर्थ लेनार्ड का रिजल्ट, तो फोर्थ रिजल्ट क्या मिला पता है? फोर्थ रिजल्ट ये मिला कि जब इन्होंने अभी तो क्या किया, अभी तो डिफरेंट तीव्रताओं के लिए चेक किया स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चलो अब चेक करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान डिफरेंट आवृत्तियों के लिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान इन्होंने चेक किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सेम आवृत्ति रखा, आवृत्ति का मान सेम रखा, मतलब सोर्स को सेम डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। सोर्स को कैथोड से सेम डिस्टेंस पर रखा तो तीव्रता चेंज नहीं होगी। तो फिर उन्होंने आवृत्ति चेंज की। आवृत्ति चेंज करने का मतलब पता है, समझ रहे हो? मतलब सोर्स का प्रकृति ही चेंज कर दिया। पहले सोर्स अल्ट्रावायलेट लाइट का था, अभी इन्होंने दूसरी लाइट का सोर्स ले लिया, तो सोर्स को चेंज करते गए, तो फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते गए, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए। देखो समझ लो इस बात को, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ऐसे, तो लाइट इंसिडेंट कराएं तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ना, ये जो लाइट सोर्स है, किसी सोर्स से ही तो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ना, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स जो होगा वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। अगर इस सोर्स को हटा करके कोई दूसरा सोर्स लगा दे तो वो दूसरी फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेगा, कोई तीसरा सोर्स लगा दे तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेगा। लेकिन कैथोड से इसका डिस्टेंस फिक्स कर दिए, कैथोड से जब इसका डिस्टेंस फिक्स कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तीव्रता फिक्स है, ना हम पास लेके आ रहे ना दूर लेके जा रहे, तो इसका मतलब तीव्रता फिक्स कर दी, लेकिन लाइट सोर्सों को चेंज किया गया। तो लाइट सोर्स चेंज किया गया ना, तो पहले अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट सोर्स रखा गया, फिर उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी का रखा गया, फिर तीसरी फ्रीक्वेंसी का, मतलब अल्ट्रावायलेट का रखा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट से थोड़ा सा डिक्रीज करके देखा तो वॉलेट का रखा, उसके बाद और थोड़ा डिक्रीज करके देखा तो अलग का रखा। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसियों का, मतलब आप बोल सकते हो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे कभी ग्रीन का रखा, कभी येलो का रखा, कभी रेड का रखा, तो इसका मतलब डिफरेंट लाइट सोर्स आप ले रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट लाइट सोर्सों को रखा गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज की गई है इस तरीके से। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे और सेम तीव्रता पर पोटेंशियल और आईपी के बीच ग्राफ खींचा, ठीक है। तो पोटेंशियल ये ले लिया और आईपी फोटो करंट, ठीक है। तो आईपी और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ खींचा, और वो ग्राफ जो है ना वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे खींचा गया और सेम तीव्रता पर। तो तीव्रता का मान सेम रखा गया, तो तीव्रता का मान सेम रखा गया, तो इसका मतलब ये रहा कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे देखा गया। तो ऐसे ग्राफ बना, देखो ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिले ना वो इस तरीके से मिले। देखो हम बना देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये सैचुरेशन करंट का मान है, ये बाद में सैचुरेट होकर के इस तरीके से होगा, तो ये सैचुरेशन करंट। तो ये जो रिजल्ट है इसको कंसिडर कर सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी है इस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ पे 3 आवृत्ति लिए ना हमने, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ये हम भूल गए थे, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ऑलराइट। तो डिफरेंट तीव्रता ली, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ले रहे हैं, ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी और ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी। तो हम देख रहे हैं कि न्यू ऐसा हम नहीं ले रहे, ये एक्सपेरिमेंटली लिया गया था लेनार्ड ने, ठीक है। लेनार्ड ने लिया था कि न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे चेक किया गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल मिला ना, यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल जो मिला, स्टॉपिंग पोटेंशियल VS1, यहाँ पर डिफरेंट पोटेंशियल मिला VS2, और यहाँ पर डिफरेंट पोटेंशियल मिला VS3, ओके। और ये तीव्रता जो है ना वो फिक्स है सेम तीव्रता के लिए, ठीक है। तो सेम तीव्रता के लिए चेक किया गया, तो एक निश्चित तीव्रता के मान पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाला गया, तो देखा गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के मान डिफरेंट प्राप्त हुए, मतलब डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल मिले। तो पहले जैसे 10 वोल्ट पे बंद हुआ, तो जब रेड लाइट को लिया 10, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, रेड लाइट को नहीं लिया, तो जैसे येलो लाइट को लिया तो 10 वोल्ट पे बंद हुआ, उसके बाद ग्रीन को लिया तो 20 वोल्ट पे बंद हुआ, और उसके बाद फिर ऑरेंज को लिया
ठीक है, तो ये 30 वोल्ट पे बंद हुआ। तो डिफरेंट पोटेंशियल पे देखा गया तो करंट का मान किस पे जीरो हो रहा है, तो IP का मान पहले VS1 पे जीरो हुआ, न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए VS2 पे जीरो हुआ, और न्यू3 फ्रीक्वेंसी के लिए VS3 पे जीरो हुआ। तो आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट पोटेंशियल मिले, ठीक है। अब ये पोटेंशियल सबके सब नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम इसका मॉडुलस देखें ना तो ये पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये जैसे -5, तो ये -4 और ये -3, ओके। तो इस तरीके से मिले, तो इसका मतलब -5 का मॉडुलस लेते हो तो इसका वैल्यू चेक करें तो -4 से ज़्यादा होगा, -4 का मॉडुलस -3 से ज़्यादा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर VS3 का मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू है इसलिए मॉडुलस लगा रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को पॉजिटिव चेक करें, क्योंकि हम मान चेक कर रहे हैं किस मान पर, नेगेटिव ऋणात्मक किस मान पर, तो किस ऋणात्मक मान पर ये जो पोटेंशियल है वो मिला है इस तरीके से। तो अगर हम मान चेक करते हैं ना कि 5 4 3 माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर रहे तो मॉडुलस लगा रहे हैं, इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ VS2 इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ VS1। तो इस तरीके से चेक किया गया कि डिफरेंट मॉडुलर पोटेंशियल्स पे चेक किया गया ना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को, तो इस तरीके से आपको मिला, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि अलग अलग आवृत्तियों, तथा अलग अलग आवृत्तियों के प्रकाश के लिए अलग अलग आवृत्ति, ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग आवृत्ति तथा एक समान तीव्रता के प्रकाश के लिए, एक समान तीव्रता के प्रकाश के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के मान डिफरेंट प्राप्त हुए। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के मान, ठीक है, डिफरेंट प्राप्त हुए, अलग प्राप्त, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, ठीक है। तो इनको बोल सकते हैं ये 4 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो लेनार्ड ने प्राप्त किए, ऑलराइट।